वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और यार इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि आपको 6 से 7 वीक के अंदर जेईई मेन में प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग मैथ्स की बात करेंगे। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो देखनी है तो वीडियो मैंने पहले बना रखी है, विशाल भैया ने बनाई थी वो वीडियो, तो आप वो देख सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है लास्ट के 6 to 7 वीक्स के अंदर। इस वीडियो में यार हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे मैथ्स के बारे में, क्योंकि मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा था और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद मैथ्स के बारे में बताऊँ। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ ये बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन कौन से, मतलब आपके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपको लास्ट के 6 या 7 वीक बचे अब, तो आपका टाइम कम होगा, तो इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करो और कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से करने चाहिए आपको, जहाँ से आपके मार्क्स आने के काफ़ी मतलब चांस है कि मार्क्स अच्छे बने। और यार पिछले 3 साल से हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये हर साल हम बताते आ रहे हैं बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है बच्चों का, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमारे NITs, IITs वगैरह के अंदर है और कुछ IITs के अंदर भी है और बिट्स वगैरह के अंदर भी, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप लोग इसको ढंग से फॉलो करना, जो स्ट्रेटजी ढंग से फॉलो करेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, 3 साल हो गया मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए। और यार पहली चीज़ तो ये होगी कि मैं आपको इंपॉर्टेंट रिसोर्स बताऊंगा कि रिसोर्स कौन कौन से। तो सेकंड चीज़ बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, कि भैया आप मुझे ऐसे चैप्टर्स बता दो कि 70% सिलेबस करना पड़े, मतलब 60 to 70% सिलेबस, और हमारा 90 to 95% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब इस 70% चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिया, तो इससे मेरे 90 to 95% मार्क्स जो आने वाले हैं जेईई मेंस में, वो मैं 90 to 95 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ जेईई मेंस के अंदर। तो ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो यार अगर आप इंपॉर्टेंट सोर्स देखना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा, अगर आपके पास अभी टाइम कम है, देखो आप 2 तरह के स्टूडेंट हो गए, एक को कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज होगी। जो बेसिक नॉलेज वाला स्टूडेंट होगा वो ईजिली, अभी जिसको हल्की फुल्की नॉलेज भी है ना, तो मैथ्स के अंदर वो 98-99 स्कोर कर सकता है या एटलीस्ट 95 स्कोर कर सकता है। क्योंकि मैथ्स में क्या है ना, ऐसा कोर्स है जिसमें आप कम स्कोर पे काफ़ी अच्छा परसेंटाइल बना सकते हो। तो कम स्कोर लाने पे भी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी, तो आपकी परसेंटाइल 95 तो ईजिली आ जाएगी और 98 भी जा सकती है, 99 भी जा सकती है अगर आपको बेसिक नॉलेज है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नॉलेज नहीं होगी कि यार मुझे लगता है कि मैं CBSE के क्वेश्चन भी ना कर पाऊँ, तो वो स्टूडेंट भी 80 परसेंटाइल अभी भी ला सकते हैं अगर ढंग से यूज़ करें इस वीक को, जो अभी हमारे आने वाले 6-7 वीक है। तो ढंग से आपको यूटिलाइज़ करने का मतलब है कि आपको डेडिकेटेड आवर्स देने होंगे, कि यार आप ओवरऑल 12 से 13 घंटे पढ़ रहे होगे इस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर। आप अगर अच्छा कॉलेज चाहते हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हो, एक कोडर बनना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहोगे तो एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो ईजिली आपको फंडिंग वगैरह मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको अगर चाहते हो तो आपको इसको अभी मेहनत करनी होगी कि 6 से 7 वीक में अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इन 6 से 7 वीक को आपको ढंग से यूटिलाइज़ करना है। तो इसको यार 12 से 13 घंटे दो, इस टाइम में 12 से 13 घंटे मिनिमम दो, और हो सके तो 14 घंटे भी दो। तो ये हमारे रहेगा। वीक में 6 दिन ही आपको टाइम देना है। एक 7 डे होगा वो आपका फिक्स रहेगा कि आप मॉक टेस्ट दोगे, उसके अंदर कोई भी एक मॉक टेस्ट लोगे, 3 घंटे फिक्स करोगे। और जो एग्जाम में स्ट्रेटजी रहेगी, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स, जैसी भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो करो। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप पूरा एग्जाम तो 3 घंटे का, फिर अपना इवेल्युएट करो, फिर जो गलत हुआ उसको फिर से सॉल्व करो। तो इस पूरे प्रोसेस में आपके 6 से 7 आवर जाएंगे। बाकी के टाइम जो बच गया आप उस दिन आप आराम कर सकते हो कि कोई भी दिन फिक्स कर दिया तो उस दिन 6-7 घंटे आपने ये कर दिया, मॉक टेस्ट दे दिया, और बाकी दिन आपने को मूवी देखनी है, कुछ भी देखना है वो देखे, या चिल जल्द भी आपको लगता है कि इससे माइंड फ्रेश हो वो कर लेना, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये पहली चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं पहली चीज़ के अंदर कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन कौन से। तो यार इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन करने हैं, पिछले 15 साल के क्वेश्चन मिनिमम कर लेना। और प्रीवियस ईयर के मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ आपको 70% जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा सिर्फ उसी के करने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ही करना, और पिछले 15 साल के कर लो। और AIEEE पहले होता था वैसे बेसिकली, तो AIEEE के क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर हो सके तो 20 साल करना, वरना 15 साल तो मिनिमम करना, पहली चीज़। सेकंड चीज़ यार, जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पिछले 12 साल के, जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर लेना, 1 मार्क्स वाले या 2 मार्क्स वाले। ये मैं हर एक के लिए बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए लागू होता है। क्योंकि जो हमारे सर थे, जो IIT रुड़की से पास आउट थे, हमारे टीचर थे, तो उन्होंने हमें ये बोला था कि बेटा याद रखना कि जो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में पूछा था जेईई एडवांस के अंदर, वो फ्यूचर में तुम्हारे जेईई मेंस में आ सकता है। और ये हमारे टाइम पे भी आया था, और मैं देखता आ रहा हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है हमारा उसमें से। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल मिलेगा अगर आप इसको ढंग से करते हो ना। तो आपके 4-5 क्वेश्चन यहीं से रिपीट मिनिमम हो ही जाएंगे, और कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको ओवरऑल 10 क्वेश्चन तो यहाँ से रिपीट हो जाएगी। जो सेम कॉन्सेप्ट आपने किया है, जो पिछले 15 साल में करोगे, आप दोनों के एडवांस को और मेंस को करोगे क्वेश्चन को, तो पिछले 15 साल को ऑलमोस्ट आपको 10 क्वेश्चन मिल ही जाएगा मैथ्स के अंदर भी। तो 40 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी परसेंटाइल बन जाती है। बाकी चीज़ों में इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, उसके क्वेश्चन कर लेना। और यार जो बच्चे कॉमेट के वगैरह, या कॉमेट के हो गया हमारा बिट सेट हो गया,
PIT हो गया, वेस्ट बंगाल JEE पे फोकस कर रहे हैं ना, तो यार आपको डायरेक्टली तो फ़ायदा नहीं देगा, इनडायरेक्टली फ़ायदा देगा। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि आप जो क्वेश्चन कमेंट के लिए करोगे वो JEE मेंस में नहीं पूछे जाएंगे, मगर हाँ ये हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे किया और JEE मेंस में आपको 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन करना होगा, तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ से मिल जाएगा, सेकंड स्टेप मिल जाएगा, तो आपको इनडायरेक्टली फॉर्मूले याद हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, तो उसको आपको फ़ायदा देगा। मगर आप डायरेक्टली चाहते हो कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो, तो वो नहीं होता। बिट सेट में होता है कि यहाँ 10-12 क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बिट सेट के और JEE मेंस के मैच कर जाते हैं, कुछ क्वेश्चन वो सारे नहीं करते। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप JEE मेंस की ज़्यादा तैयारी करो, मेन फोकस यही रहेगा। तो ओवरऑल ये था आपका इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कौन कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, सिर्फ 70% आपको चैप्टर्स करने हैं। ये 70% चैप्टर्स करने से आपका 90% आपका मार्क्स आ सकता है मैथ्स के अंदर। तो सिर्फ इस 70% को करना। और जिसको कभी कभार लगे कि यार मुझे इसमें भी वो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि भैया मुझे मेन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में मार्क्स लेके आऊँगा, मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इस 70 में से भी आप अपने कुछ 2-3 चैप्टर्स हटा सकते हो जो आपको हार्ड लगते हैं। बाकी इसको फोकस करके कर लेना। 50% भी अगर आप जो 70% बता रहा हूँ मैं, तो इसमें से ओवरऑल आपने इस 70% का 70% भी कर लिया तो भी आपकी एक अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। बाकी प्रीवियस ईयर तो कर लेना हर एक के। प्रीवियस ईयर करने से रहेगा कि आपकी चीज़ें याद हो जाएगी, आपको ढंग से चीज़ें हो जाएगी, क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल मिलेगा। तो बाकी यार और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि यार मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी अपने टाइम पे, तो भी मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि पहले मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, फिर मैं फिजिक्स का करूँगा, फिर मैं मैथ्स का करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री क्वेश्चन कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब 40 मिनट में मैंने पूरी केमिस्ट्री कर डाली, फिर मैं मैथ फिजिक्स पे आया। फिजिक्स पे किया तो यार 50 मिनट्स के अंदर 55 मिनट्स के अंदर मेरा पूरा फिजिक्स को कंप्लीट हो गया। जो मुझे आता था, जो नहीं आता था वो चलो साइड कर दो। तो आपके पास अब जो टाइम बचेगा नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का टाइम बचेगा, वो मैथ्स के लिए रहेगा। या आपको ये लगेगा कि बाद में अगर मुझे फिजिक्स का या केमिस्ट्री का क्वेश्चन करना है तो उसके लिए टाइम बच जाएगा, तो आपके पास प्रेशर कम रहेगा आपके लिए, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी को याद रखना। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वीक स्टूडेंट हो या हार्ड, जिसके लिए मैथ्स वीक लगती है या हार्ड लगती हो, उनके लिए ये स्टडी रहेगी। बाकी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए। तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा क्लास 12 पे रहेगा और 11 पे कम रहेगा, क्योंकि 12 क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और वैसे भी अभी क्लास 12 आपकी अभी भी आपने कर रखा है, तो आपको रिवाइज होगा। तो पहले मैं 11-12 दोनों को साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। तो 11 की बात की जाए तो आपका फंक्शन, रिलेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बायनोमियल से क्वेश्चन आता है। अच्छा हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों चैप्टर से मिला जुला के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन 3 चैप्टर से आपके, मैंने जो भी बताया आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज पहला हो गया, सेकंड क्वाड्रेटिक, और इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे 3-4 क्वेश्चन पूछते थे। ये सीक्वेंस सीरीज इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस सीरीज को ढंग से कर लेना। बाकी चैप्टर्स भी इजी, जो मैंने आपको बताया अलजेब्रा इजी होते हैं हमारी काफ़ी ज़्यादा। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इजी चैप्टर है, आप चाहे तो 2 या 3 घंटे में कर सकते हो, वरना 4 घंटे भी आप दोगे कि रोज़ के आपने 4 घंटे डिवाइड किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को, तो आपको 4 घंटे में एकदम आराम से हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन यहाँ होता है कि मोस्टली पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी का नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है कि आपने 4 घंटे में आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, एक क्वेश्चन पक्का हो रहा है। तो उस तरीके से आपको देखना है कि कैसे भी करके मैं यार एक करके मुझे क्वेश्चन इकट्ठा करने में, कैसे भी करके 15 क्वेश्चन कर लूँ, ये टारगेट लेके चलना। तो हर एक चैप्टर को ऐसे आप एक करके करो। ठीक है, फिर आपका स्ट्रेट लाइन आता है। हमारा स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स और मतलब जो कॉनिक सेक्शन है हमारा, इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन और सर्कल से, तो इससे 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल आपको ढंग से आने चाहिए। बाकी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सबसे यार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे, तो इन सबको आप देख सकते हो। बाकी मेन जो हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइन और सर्कल रहेगा। तो यही मेन चीज़ें आपकी क्लास 11th के अंदर है। मुझे मैंने आपको बताया था क्लास 11 में इतना कुछ नहीं, क्लास 12 में आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्लास 12 में यार जो आप बात करो कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमारा लास्ट चैप्टर्स में से भी आते हैं, जो 11th क्लास में भी था, तो इन दोनों से भी मिला जुला के आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिस्टिक्स से एक पूछ लिया जाता है, मेन आपका प्रोबेबिलिटी ही रहता है, तो आप प्रोबेबिलिटी पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पे कम फोकस रखो तो चल जाएगा, मगर प्रोबेबिलिटी पे आपको मेन फोकस बना के रखना है अपना। और फिर हमारा यार जो इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जो हमारा आता है वो यार डिफरेंशिएशन आता है। डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में एक लिमिट वाला क्वेश्चन जो हमारा है, लिमिट में से एक क्वेश्चन मान लो कि आपका आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन में एओडी से क्वेश्चन आ सकता है कि एप्लीकेशन जो होते हैं उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन से यार आपके 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं, एक डेफिनेट, वो 2 डेफिनेट का बनता है और एक इनडेफिनेट का बनता है, तो उसको कर लेना। बाकी और उसके एप्लीकेशन भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 9 चैप्टर होगा, तो
तो उसको कर लेना, काफ़ी इजी चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो रहेगा हमारा। और यार वेक्टर एंड 3D याद रखना, वेक्टर एंड 3D से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो भूलना मत, ठीक है। जिसकी कैलकुलस वो वीक हो तो कोई नहीं है, कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन रह जाए, कोई इशू नहीं इंटीग्रेशन के, मगर वेक्टर एंड 3D ईजी चैप्टर है, इसमें आपको फॉर्मूले ज़्यादा याद करने, तो इसको फॉर्मूले को ढंग से कर लेना, जितने भी आपके पॉसिबल सिचुएशन होते हैं प्लेन वगैरह के, पॉइंट वगैरह के, उनके क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा कॉनिक सेक्शन है वैसे ही है, तो टोटल इनसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात की जाए, आपको वो भी मिला दो 11th क्लास के कॉनिक सेक्शन, उसको 3D में मिला दो, आपको 8 क्वेश्चन तो आराम से बन जाते हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को आपको ढंग से करना है, जिसकी कैलकुलस ईजी है कैलकुलस पे फोकस करो, जिसको कैलकुलस हार्ड लगती है उसके लिए सही है। तो ओवरऑल ये सारे टॉपिक्स थे, अगर आप इसको ढंग से करोगे, ठीक है। 11th में स्पेसिफिक चैप्टर जो बताया मैंने वो, और 12th क्लास में भी मैंने ऑलमोस्ट आपको 80% सिलेबस बता ही दिया है 12th क्लास का वैसे, मगर उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैंने आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन करना है। अब मिनिमम टारगेट रखना कि 15 क्वेश्चन तो मैं कर ही दूँ उसके अंदर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपका 8-9 क्वेश्चन ऐसे आराम से जाएगा, 10 भी आराम से जाएगा, 10-12। अगर पेपर जैसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपको डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कौन सा है, ठीक है। तो शिफ्ट के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें हमारी वेरी कर जाती है कभी, मगर ये हमारा मोस्टली होता है केसेस में। तो ये ओवरऑल वीडियो था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, बेल आइकन में ऑल दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशन मिले। तो ये वीडियो में था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट स्ट्रेटजी किसी भी एग्जाम की चाहिए होगी तो कमेंट करके बता देना। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।